अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम CS 502 के फाइनल टाइप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग है, फैबानिक सीरीज़ है। फैबानिक सीरीज़ में आपने देखना है ये इस तरह सीरीज़ होती है कि जो प्रीवियस नंबर होता है उसको नेक्स्ट के साथ ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास इसके प्रीवियस 0 था, 0 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या का 1, फिर 1 में प्रीवियस ऐड किया 1 + 1 2, फिर 2 का प्रीवियस ऐड किया उसके साथ वाला 1 किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, इस तरह अप टू 1 हो गए। इसके बाद जो ये प्रॉब्लम आई थी फैबानिक सीरीज़ की, इसको किसने पोस्ट किया था? इसको लियोनार्डो पिसानो ने किया था। बाकी आपने इसकी सन पैदाइश और जब फौत हुए तो उनकी देख लेनी है कि कौन कौन सी हैं। और नेक्स्ट आपने यहाँ पे इसकी जस्ट ये एज एग्जांपल आपको दी गई, ये देख लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसका जो फार्मूला है ये आपने देख लेना, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेमोराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेमोराइजेशन क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें हम जो रिपीटेड और अननेसेसरी नंबर होते हैं उनको हमने डेल करना होता है। अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ तो आपको ये पता है कि ट्री कैसे बनानी है। ये हमारे पास पेरेंट नोड होती है, ये लेफ्ट चाइल्ड होता है और ये राइट चाइल्ड होता है। आप ये देखेंगे इसका जो ये है 7, ये देख, हम पहले देखते हैं लेफ़्ट वाले को। इसका यहाँ पे ये देखें 5 है, ये वाला, इसका 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मीन कि ये अननेसेसरी नंबर है। और इसका जो ये वाला ये 4 है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मीन कि 2 टाइम्स हो रहा है। और ये वाला 3 और यहाँ पे भी हो रहा है। उसके बाद ये वाला फैबानिक सीरीज़ 4 यहाँ पे भी, और इट्स मीन कि ये हमारे पास अननेसेसरी नंबर है, हमने इनको डिलीट करना है। वो किसके थ्रू करते हैं? हम मेमोराइजेशन के थ्रू करते हैं। आपने मेमोराइजेशन का टू द पॉइंट मीनिंग याद रखना है कि हम इसमें रिपीटेड अननेसेसरी नंबर को रिमूव करते हैं, उसको हम मेमोराइजेशन कराते हैं कहते हैं। बाकी ये थ्योरम आपने एक दफ़ा देख लेना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद आपने ये एज MCQ देख लेना है कि एल्गोरिदम जो क्लियर टेक कितना टाइम लेता है और रिकर्सिव एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है। अच्छा, डायनेमिक का मैनी क्या होता है? हम इसके थ्रू डायनामिक के थ्रू बाय यूजिंग डेवलप द एल्गोरिथम वी विल वैनिश द रिपीटेड नंबर। डायनामिक के थ्रू हम जो है कि जितने भी जो रिपीटेड नंबर होते हैं या अननेसेसरी नंबर होते हैं उनको डेल करते हैं, वो क्या कहलाता है? डायनामिक प्रोग्रामिंग कराता है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, वो मैं सेपरेटली 1 बाय 1 आपको एलेबोरेट करता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। आपसे उसकी टाइप्स भी आ सकती हैं। जब फार्मूलेट प्रॉब्लम होती है रिकर्सिवली, फार्मूलेट का मतलब होता है कि जब भी आपके पास जो रिकर्सिव प्रॉब्लम आ जाती, मीन कि एक नंबर है वो 2 या 2 से ज़्यादा टाइम जब रिपीट होता है, वो आपके पास कौन सी प्रॉब्लम कराती है? वो फार्मूलेट प्रॉब्लम रिकर्सिव कराती है। इसमें हमने क्या करना होता है? जो नंबर अगेन एंड अगेन आ रहे होते हैं उनको डेल करना, वो हमारे पास फार्मूलेट रिकर्सिव नंबर होता है। कि जो नंबर बार बार आ रहा हो वो फार्मूलेट प्रॉब्लम रिकर्सिव कहलाता है। अच्छा, अब हमारे पास बिल्ड सोल्यूशन टू रिकर्सिव फ्रॉम बॉटम अप। अब है इसे बॉटम, इसमें हम सोल्यूशन को टॉप से लेते हैं, लेकर चलते हैं और उसको चीज़ों को डिवाइड करते करते ग्रेजुअली हम बॉटम तक चले जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डेफिनेशन है, स्टार्ट विद द बेस केसेस एंड वार इट्स वे अप द फाइनल सोल्यूशन। मीन कि हम बॉटम से स्टार्ट करके हम अपनी फाइनल तक जो जब जाते हैं सोल्यूशन तक, वो हमारे पास क्या कहलाता है? बॉटम अप कहलाता है। आपने इन चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब हमारे पास एडेड डिस्टेंस का है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग 2 में जब कन्वर्ट करते हैं, या उसको जो मेथड होता है एक स्ट्रिंग को दूसरे में कन्वर्ट करने का, वो हमारे पास एडेड डिस्टेंस कराता है। अब आपने इसकी देखने के इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से हम वर्किंग करते हैं, कौन से। एक हमारे पास ये चेंज है, इसमें लेटर को चेंज करते हैं, लेटर को ऐड करना, डेल करना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म की जाती हैं। अच्छा, इसके एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास फूड है, अब मैं फूड को क्या किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? मनी में, ठीक है, या फूड को मैं मोड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? ये एफ़ है, एफ़ की जगह मैं एम लगा दूंगा, यहाँ पे एम आ जाएगा, डबल और डी इस तरह आ गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? मनी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे मनी करना है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास एम है, एम ओ भी है, और एन यहाँ पे क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एन आना चाहिए, तो ये ओ ख़त्म हो, यहाँ पे एन लिख दूंगा, ठीक है। एन के बाद क्या आता है? ई आता है, लेकिन ई के ओ के बाद कोई भी नंबर नहीं है, डी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसके बाद ये इस ब्लैंक स्पेस के अंदर क्या करें? ई लिख देंगे और डी को रिप्लेस करके हम वाई लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? एडेड डिस्टेंस। एडेड डिस्टेंस का मतलब होता है जो नंबर होता है उसको हम रिप्लेस करके एडेड या डिलीट करके हम नेक्स्ट नंबर जो हमने स्ट्रिंग बनानी होती है वो बनाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? एडेड डिस्टेंस। अच्छा, इसमें एडेड डिस्टेंस की एप्लीकेशन क्या होती हैं? तो इसके अंदर हमारे पास ये याद रखना, स्पेलिंग करेक्शन मीन कि हमने स्पेलिंग चेक करना, पैराग्राफिज्म डिटेक्शन करना, पैराग्राफिज्म में कोई कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, कम्प्यूटेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ये तीनों नेम आपने याद रखने, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं। एडेड डिस्टेंस की एप्लीकेशन के नाम लिखें, तो ये आपने लिखनी है। और इसके बाद हमारे पास एडेड डिस्टेंस एल्गोरिथम, वो चीज़ मैंने आप, अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने जो माइंड में रखनी है, जब हम कोई भी नंबर को इंसर्ट करेंगे, उसका उसका सब्स्टिट्यूट करेंगे
और उसको डिलीट करेंगे तो तब हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। हम उसके अंदर कौन सा नंबर लिखेंगे, 1 आएगा। जब हम मैच में आ जाएगा उसकी वैल्यू 0 होगी, जब इंसर्शन का, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का, डिलीशन का, ये तीनों मेथड जब अप्लाई करेंगे वहाँ पे हम वैल्यू 1 होगी। जब मैचिंग का करेंगे, जब दो चीज़ें आपस में मैचिंग होंगी, वो हमारे पास वैल्यू 0 होगी। अब आप देखें मेरे पास है SDIMDM, ठीक है। अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये मेरे पास मैथ है, अब मैंने मैथ को किस में कन्वर्ट करना, आर्ट्स में, राइट। अब मेरे पास ये M है, M की जगह क्या मैं लिख दूंगा, ए लिख दिया। ए के बाद ये तो मुझे नहीं चाहिए, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद मेरे पास आर है, आर्ट्स, AR, मैं ब्लैंक की जगह आर लिख दिया। और जो सेम सेम होंगे हमने उनके नीचे लिखने हैं। ये मेरे पास टी बहुत सेम है, मैंने टी इसके नीचे लिख दिया। टी के बाद मेरे पास एस है, लेकिन एच के नीचे मेरे पास नहीं है, एस यहाँ पे है, तो ये मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा और एस के नीचे मैं एस लिख दूँगा, ये आर्ट्स बन जाएगा, ठीक है। मैंने मैथ को रिप्लेस करके इसमें कर दिया आर्ट्स में। अब मैंने ये देखें, ये SDIMDM क्या चीज़ है मैंने आपको बताई है। ये एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, डी का मतलब होता है डिलीट, आई का मतलब इंसर्ट और एम का मतलब मैच, डी का डिलीट और मैच। अब जिस तरह मैंने ए किया, मीन दैट कि एम को मैंने एम की जगह ए लिखा, क्योंकि आर से ए से स्टार्ट हो, मैंने एम को रिप्लेस करके ए में कन्वर्ट किया, तो ये मेरे पास सब्स्टिट्यूट हो गया। डिलीट क्यों किया, क्योंकि मेरे ए के बाद आर था, लेकिन यहाँ पे ए है, ए तो मुझे नहीं चाहिए, फिर इसको मैंने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, AR लिखा, आर मतलब मैंने इंसर्ट नंबर किया वैल्यू। फिर टी है, टी में मुझे पता है आर्ट्स के बाद आर्ट के बाद टी आता है, टी को मैंने इसकी टी की मैथ के नीचे लिख दिया, तो ये मेरे पास कौन सा आ गया, एम का मतलब ये दोनों नंबर मैचिंग में है। फिर एस था, एस के नीचे एस लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने एम लिख दिया मैथ। आप ये देखें SDIMDM को, तो पहले मैंने क्या किया, जब सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट की वैल्यू 1 थी, डी की वैल्यू कौन थी 1 थी, इंसर्शन की वैल्यू 1 थी और एम मैच की वैल्यू 0 थी, डिलीशन की वैल्यू क्या थी 1 थी और मैच की वैल्यू 0 थी। जब आपने इन सब को प्लस किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 4 आ गया, ठीक है। आपने इस तरह करने हैं, बाकी भी आपने इस तरह करने हैं। अच्छा, MCQs के लिहाज से ये देख लें, जब हमारे पास जे स्ट्रिंग एम्प्टी हो, तो जब हमारे पास जो जे स्ट्रिंग एंड एम्प्टी हो, तो जो आई होगा हमारे पास, आई वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास आई स्ट्रिंग एम्प्टी होगी तो जे 0, मीन कि जब आई 0 होगा तो जब हमारे पास जे एम्प्टी होगा आई 0 हो जाएगा, जब आई हमारे पास एम्प्टी होगा तो जे 0 हो जाएगा, वो इसके इक्वल होंगे, ठीक है। ये MCQs के लिहाज से आपने देख लेना है। अच्छा, अब मेरे पास डिलीशन की अब आ गया। अब ये देखें मेरे पास क्या है कि आई जे में, अब हम क्या करें, जे में डिलीशन हो रहा है, सो हम जो है कि आई को I-1 करेंगे। जब जे में डिलीशन होगा तो I-1 कर देंगे, तो ये देख हमारे पास आंसर आ, और साथ +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये +1 की वैल्यू। अब सेकंड इंसर्शन में क्या होगा, जब आई में जब डिलीशन हो रही होगी तो J-1 कर देंगे। ये दोनों चीज़ें याद रखनी, ठीक है। ये J-1 और साथ +1 ऐड कर दिया, तो ये चीज़ मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। जब J में डिलीशन होगी तो I-1 करेंगे, जब I में डिलीशन होगी तो J-1 करेंगे, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास ये चीज़ें आपस में इक्विवेलेंट है, तो हम क्या कर I-1 J-1 और +1 कर देंगे, ठीक है। और जब वैल्यू हमारे पास मैच हो रही होंगी तो हमने क्या कर देना, जब वैल्यू मैचिंग में होती है, मैचिंग में मैंने क्या बताया था, जब मैच वैल्यू होती तो हमारी वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। इस तरह ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने देख लेना अगर करना चाहें तो। और इसके बाद मैं आपको ब्रीफली एलेबरेट कर रहा हूँ, ये आप माइंड में ये थिंक कीजिएगा कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई जस्ट आपने एज MCQs के तौर पर देख लेनी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, किनैप सैक प्रॉब्लम 5 मार्क्स का आपके पास लॉन्ग, ये आप कंफर्म कर लें। अच्छा, किनैप सैक प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप जिस तरह एक थीफ है, चोर है, वो बैंक या ज्वेलरी शॉप पे जाता है, मीन कि उसका इरादा होता है कि मैं वहाँ से कुछ चीज़ें, सपोज़ वो ज्वेलरी शॉप पे जाता है, ठीक है। वो चाहता है कि मैं वहाँ से जितनी भी जेवरात हैं जो एक्सपेंसिव हैं वो मैं उठा लूँ, ठीक है। अब क्या है, उसके पास बैग है, उस बैग के अंदर उसका वज़न राउंड अबाउट 50 kg है, ठीक है। आप क्या करेगा, 50 kg है वो, उसके बाद दो चीज़ें, या तो उसकी वैल्यू और वर्थ, जिस चीज़ की वर्थ ज़्यादा है और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो उन चीज़ों को उठाएगा, ठीक है। जिसका वेट और वैल्यू दोनों को देखकर वो चीज़ें पिक करेगा। अगर वो इस तरह करता है कि वैल्यू नहीं देखता लेकिन वो ज़्यादा वेट वाली चीज़ें जो इनएक्सपेंसिव हैं वो उठा लेते, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब वो देखेगा जिस चीज़ की वर्थ ज़्यादा है और वेट कम है, मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस बैग 50 किलो बैग में डालूंगा, तो मैं ज़्यादा उस चीज़ को फ़रोख्त करके पैसे कमा सकूँगा। अगर आप ये थिंक करें, अगर वो कम एक्सपेंसिव चीज़ें उठाता है और ज़्यादा वेट वाली, उस 50 किलो बैग में थोड़ी सी चीज़ें आएंगी, तो वो क्या नाम है, उसको जब वो फ़रोख्त करेगा किसी और जगह पे जाकर, उसको कम मीन के उसको फ़रोख्त होंगी। तो जब वो कंपेयर करेगा कि मैं कम वेट वाली और ज़्यादा वर्थ, ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ें मैं पिक करूँ ताकि मेरे बैग में ज़्यादा से ज़्यादा
महंगी और एक्सपेंसिव चीज़ें आए और कम वेट ऑक्यूपाई करें, ठीक है। जब वो 60 kg बैग वो फुल करेगा, फिर वो ज़्यादा फ़रोख्त करेगा, इट्स मीन दैट कि उसने ज़्यादा फ़रोख्त करके पैसे कमाए। ये हमारे पास होता है कनैप सैक प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर ज़ीरो और वन मीन जो चीज़ हम बैग, ज़ीरो और वन का क्या मतलब, ज़ीरो का मतलब होता है जो चीज़ हम बैग में रखनी है आप उस चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जो चीज़ हम बैग में रखेंगे वो फुल इंसर्ट करनी है उसमें। बैग में आपने उस, अगर सपोज़ आपके पास एक ज़ेवरात की कोई ठीक है चेन है, अब आपने उसको इतनी बड़ी चेन को अपने बैग में रखनी, ये तो नहीं है आप उसको डिवाइड करके उसको ब्रेक करके उसके पीस स्लाइसेस बना के आप उसमें रखेंगे। आपने ये ऐसा नहीं करना है। कनैप सैक प्रॉब्लम में जो भी चीज़ आपने उठानी है उसको पूरी को उठा के उस बैग में रखना है, चाहे वो आपकी 20 किलो की है, 10 किलो की है, 5 किलो की, वट एवर, ठीक है, जितनी की भी होगी। अब आप नेक्स्ट आएँ तो ये आपने चीज़ देख लेनी है। ये लेकिन उसने एक आइटम उठाया जिसका वेट 2 था लेकिन उसकी वैल्यू 3 थी, ठीक है। अब क्या है कि उसने आइटम 2 उठाया जिसकी वेट 3 था लेकिन उसकी वैल्यू 4 थी। फिर कम वेट वाला उठाया, 3 था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, उसकी वैल्यू 5। फिर 4 उठाया उसका वेट 5 था और उसकी वैल्यू 10 थी। उसके बाद 5 आइटम उठाया और उसकी वेट कितना था, 9, चाहे आप 9 kg अज्यूम करें। फिर उसने उसका वैल्यू क्या थी, 10 थी, मीन दैट इसकी ज़्यादा थी। इस तरह आपने करना, ये मैक्सिमा और सब्जेक्ट के एज ए आपने 60% के लिहाज से तैयार कर लेना है। अच्छा, इसके मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पे। और इसके बाद हमारे पास कनैप सैक प्रॉब्लम है, लीव ऑब्जेक्ट, ये जैसे एज एमसीक्यूज आपने देख लेने हैं। इसकी एग्जांपल आगे आ रही है कनैप सैक की, ठीक है। ये ग्रेडेड होगा ना, नहीं, कनैप सैक की प्रॉब्लम हमारे पास आनी चाहिए थी अबव पे। एक मिनट, डायग्राम बननी होगी यहाँ पे, एक मिनट देखता हूँ। अच्छा, जो कनैप सैक का प्रॉब्लम है ना, वो हमारे जो नेक्स्ट जो लेक्चर चैप्टर नंबर 7 के एंड पे है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ग्रेडी एल्गोरिदम क्या होता है। ग्रेडी एल्गोरिदम ऐसा एल्गोरिदम होता है कि जिसमें हमने जो कि ऑप्टिमम पाथ चूज़ करना होता है, ठीक है। अब ये मेरे पास पाथ हैं, ये देखें आप, मेरे पास 10 है, ये मेरे पास सोर्स है, यहाँ से मैंने स्टार्ट होना है और मैंने, ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है, इस तक पहुँचना है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 10 मिनट लगते हैं। मैं यहाँ इस पाथ को यूज़ करता हूँ तो इस पाथ से मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 मिनट लगते हैं। और इस पाथ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इस पाथ के थ्रू पहुँचने के लिए मुझे 15 मिनट लगते हैं। अब मैं यहाँ पर देखूँगा कौन सा ऑप्टिमम ऐसा पाथ है जिसको मैं चूज़ करूँ, कम से कम वो मीन के उसके ऊपर वैल्यू कंज्यूम करे, कम से कम टाइम लगे। वो कौन सा होगा, वो ये 5 वाला होगा, क्योंकि मैंने 5 मिनट में पहुंच गया। ये मेरे पास ऑप्टिमम पाथ है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, जिसमें हम बेहतर से बेहतरीन प्रॉब्लम या सलूशन को फाइंड करते हैं कि हमारे पास उसकी जो जो खर्च है वो कम से कम आए। तो अब मेरे पास ग्रेडी एल्गोरिथम के हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट प्लस लॉन्ग के क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। ये आपसे पूछा इसके कितने हैं। एक ये है सॉरी, स्टार्टिंग में आपने अपनी तरफ से, यहाँ से स्टार्टिंग में आपने अपनी तरफ से बेस्ट वे उठाना है और एंड या फ्यूचर में आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी कि आपके पास क्या होगा, ठीक है। आपने जैसे फाइनल में ऐसा पाथ उठाना है कि आपको लगे कि या ये इसको मैं स्टार्ट करूं तो मैं इजीली वहां तक पहुंच सकता हूं कम टाइम में, ठीक है। आपने फिर फ्यूचर की कोई परवाह नहीं करनी, किए बगैर आपने उस चीज़ को स्टार्ट कर लेना है। सेकंड पॉइंट के अंदर जो आपने पाथ सेलेक्ट किया है वो क्या होना, उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो और वो ऑप्टिमम पाथ होना चाहिए। फिर आपने सोचना है कि उसका जो सलूशन होगा वो भी बेस्ट से बेस्ट हो, एंड पे ग्लोबल सलूशन मिलेगा। दो चीज़ें याद रखनी, जब ने आपने पाथ या स्टार्ट करना है, ठीक है, वो ऑप्टिमम होनी चाहिए और आपने फ्यूचर की परवाह नहीं करनी। सेकंड पॉइंट ये क्या करना है, आपने लो कास्ट वाला पॉइंट पाथ को पिक करना है और एंड में आपने होप रखनी है, बेस्ट एक्सपेक्टेशन रखनी है कि आपको जो एंड पे रिजल्ट मिलेगा वो ग्लोबल सलूशन मिलेगा। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी, ठीक है। अब आपने ये एज एमसीक्यूज याद रखना, ग्रेडी फाइंड्स गुड बट नॉट ऑलवेज बेस्ट, इफ सो इसका ग्रेडी और स्टिक या अप्रॉक्सीमेशन, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। काउंटिंग मनी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने देख लेना, ये जस्ट एग्जाम्पल एलैबोरेट है। अब मेरे पास आ गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेन चेंज एल्गोरिथम, ये आपने एज एमसीक्यूज लाइन पढ़ लेनी है, ठीक है। और ग्रेडी एल्गोरिथम होफमैन एन्कोडिंग 5 मार्क्स आपका लॉन्ग का पक्का, ये चीज़ आपने याद रखनी है, समझ आई। होफमैन एन्कोडिंग क्या होती है कि अब मेरे पास एक लार्जेस्ट डाटा है, अब मैंने उस लार्ज डाटा को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एनकोड करके एक जगह से दूसरी जगह पे भेजूँगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, होफमैन एन्कोडिंग कहलाती है। टू द पॉइंट आपने इसमें बात याद रखनी है, होफमैन ग्रेडी एल्गोरिथम होफमैन एन्कोडिंग में आपका जो लार्जेस्ट डाटा होता है उसको कंप्रेस करके शार्ट करके नेक्स्ट पर्सन को जब भेजते हैं, फिर नेक्स्ट पर्सन क्या करता है, उससे आपकी जो एसएमएस आया होता है
कंप्रेस हुआ उसको एनकोड करके, ठीक है, या डिकोड करके फिर उस चीज़ को आपके एसएमएस को देखता है, चेक करता है या पढ़ता है, ठीक है। ये हमारे पास होती है हुकमैन एनकोडिंग होती है। अच्छा, आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि हमारे जो आस्की होता है, ठीक है, इसके अंदर कितनी हमारे पास एक जो करैक्टर होता है वो कितने बिट्स पर मुश्तमिल होता है, वो हमारे पास होता है 8 बिट्स पर होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास ABC और ये हमारे पास करैक्टर है, ये कितने टोटल करैक्टर हैं 8 हैं। और मैंने आपको बताया था हर जो करैक्टर होता है ये 10 करैक्टर है और एक करैक्टर जो है वो 8 बिट्स लेता है। अब मेरे पास 10 ये करैक्टर हैं, 10 मल्टीप्लाई 8 करूँगा, मेरे पास टोटल कितनी बिट्स आ गई। इट्स मीन दैट मेरा 18 बिट डाटा जो है कि वो है, ठीक है। जो मैंने अब सेंड करना है वो 80 बिट डाटा है। अब मैं क्या करूँगा, हुकमैन रिकॉर्डिंग के थ्रू ऐसे स्टेप करूँगा कि 80 बिट्स को मैं डाटा को कंप्रेस करके जितना मैं उसको मिनिमाइज़ करके नेक्स्ट पर्सन को भेजूँ ताकि उसको ईज़िली जो जल्दी उसको मिल सके। अब मैं कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, मैं टेक्निक इस्तेमाल करूँगा हुकमैन एनकोडिंग टेक्निक। अब मेरे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या करना है, टोटल मेरे पास कितने करैक्टर हैं, 10 करैक्टर हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिखने करैक्टर ABCD क्यों लिखा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे कौन कौन सी जो करैक्टर हैं जो एक सिंगल टाइम में आ रहे हैं, A आ रहा है, B, C और D, ये दोबारा नंबर रिपीट हो रहे हैं। इट्स मीन दैट ये एक टाइम हम लिखेंगे, बाकी ये जितने टाइम रिपीट हो रहे हैं वो हम उसकी नीचे लिख देंगे। A मेरे पास एक टाइम आ रहा है, B भी एक टाइम, C D, ठीक है, बाकी नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए मैंने क्या करना है, जब हमने फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है तो हमने देखना है ए हमारे पास जो कितने टाइम आ रहा है। ए मेरे पास 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है, इट्स मीन यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी इसकी 5 करूँगा। अब देखना है बी मेरे पास जस्ट 1 टाइम आ रहा है, इट्स मीन इसकी फ्रीक्वेंसी 1। सी और डी चेक करना है। अब सी कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 और डी 1 टाइम, सी 3 टाइम और डी 1 टाइम मैंने लिख दिया। अब जब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आप स्टैट 301 में पढ़ चुके हैं, आपको पता है प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करिए, आप ने पड़ी हुई है। आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है जो आपके टोटल नंबर हैं। टोटल आपके करैक्टर कितने थे, 10 थे, मैंने आपको बताया था। अब आपने क्या करना है, 5 डिवाइडेड 10 करें 0.5, 1 डिवाइडेड 10 0.1, 3 डिवाइडेड बाई 10 0.3, 1 डिवाइडेड बाई 10 0.5। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे दी है, ठीक है, ताकि आप को डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। अब सेकंड टेक्निक में मैंने क्या करना है, अब मैंने ऐसे नंबर को पिक करना है जो कम से कम जो बिट्स वाले होंगे। अब क्या करैक्टर मेरे पास आ गया, फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी कोड वर्ड नहीं आया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब देखें ए हमारे पास, मैं एक मिनट आपको यहाँ से समझाता हूँ। अच्छा, अब जब हमने इसकी ट्री बनानी है वो सब बनानी है, यहाँ से हमने देखना है सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली कौन से नंबर। एक हमारे पास डी है और एक बी है। डी वाला मैंने पिक किया और इसको नेम क्या दे दिया, 1 दे दी, क्योंकि ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। बी है, बी इसके लेफ्ट साइड में मैं लिख दिया, बी लिख दिया, ठीक है, इसके साथ मैंने 1 दे दिया। अभी आप ये इसके ये 110 इसको स्किप कर दें, ये बना दी। फिर मैंने इसको इसके साथ अटैच किया और ये एक सर्कल बनाया। अब क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी इसकी 1 और फ्रीक्वेंसी 1 को ऐड किया, 2 आ गया। अब मैंने देखना है कि 1 से बड़ा नंबर कौन सा, फ्रीक्वेंसी व 3 है। 3 मैंने लिखा, यहाँ पे सी बनाया और साथ में एक इसका एक और बना दे सर्कल। उसमें मैंने क्या किया, ये 2 और ये 3, ये 2 + 3 किया, मैंने पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब मैंने क्या देखना है, 3 से बड़ा नंबर 5 है, ए 5 आ गया और मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ए 5 + 10, इस मीन हमारे पास 10 बिट्स आ गए। 10 मल्टीप्लाई 8 कर 80, मीन दैट हमारा डाटा अभी तक कंप्रेस नहीं हुआ, सेम ही है। अब हमने क्या करना है, डाटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके, अगर आपने वो डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ी हुई चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, अदरवाइज़ आपके माइंड से भी ऊपर निकल जानी है। अब आप देखें कि जो हमारे पास राइट साइड पे होते हैं ना, जितनी ब्रांचेज हैं, ये देख, वहाँ पे हमने 1 1 लिखना है, लेफ्ट वाले पे 0 0 लिखना है। ये 1 1 1 यहाँ पे 0 0 लिखते, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डी है। अब मैंने डी तक देखने कौन सी बिट्स आ रही, 1 1 1, ये देख मैंने 1 1 लिख दिया। उसके बाद मेरे पास कौन सा नंबर है, बी यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 1 1 और ये यहाँ से सीधा आ जाऊँगा, ये बी 1 1 0 आगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1 1 0। उसके बाद मैं बी, उसके बाद मेरे पास सी में क्या आ रहा है, 1 और 0 आ रहा है। सी मेरे पास ये देखा, यहाँ पे मैंने 1 सी लिख दिया। ए में हमारे पास क्या आ रहा है, ए मेरे पास 0 है, ये देखें, और मैंने ए लिख दिया, राइट। अब मैंने ये देखना है इसके कोड वर्ड में देखना है मेरे पास कितनी बिट्स आ रही है। ये 0 है, इसमें 1 बिट है, ये 3 आ रही हैं, ये 2 आ रही हैं, और इसमें कितने आ रहे हैं बिट, 3 आ रहे हैं, ये मैंने लिख दिया। ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब हमने क्या करना है कि इसके टोटल फाइंड करना है। टोटल फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, जिस इसकी फ्रीक्वेंसी और कोड वर्ड को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 × 1 करेंगे, कोड वर्ड हमारे पास क्या है, ये 1 है, 5 × 1 1 आ जाएगा। फिर 1 × 3 3 आ गया, फिर 3 × 2 6, फिर 1 × 3 3। जब इनको ऐड करेंगे तो 70 बिट था। इट्स मीन हमारा डाटा यहाँ पे कंप्रेस होगा। ऊपर हमने क्या ट्री में देखा था कि डाटा हमारा सेम था, 18 बिट था, लेकिन जब हमने
फ्रीक्वेंसी और कोड वर्ड को मल्टीप्लाई आपस में किया तो ये मेरे पास ये चीज़ आ गई कि 70 बिट। इट्स मीन कि हमारा ये डाटा अब कंप्रेस हो गया 1 बिट। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड एनकोडिंग लेंथ। अब हम चाहते हैं कि जिस बंदे तक जो मैसेज पहुंचेगा उसको जो 10 के 10 करैक्टर पहुंचे और अब जो है कि कोड वर्ड हमें नज़र आए। हम क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे, उन सारे जो हमारे पास डाटा गिवन था हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया। जब सेम एज इट इज़ लिखा, मैं क्या करूँगा, ए है, ए की फ्री कोड वर्ड क्या है 0 है, बी का क्या है 110। आर के नीचे जो कि करैक्टर के नीचे मैंने ये कोड वर्ड लिख देने सेम, ए के नीचे वाले ए के लिख देंगे कोड वर्ड, बी के। जब इसे करेंगे हमने क्या करना है, इसके देखने कितनी बिट्स है 1, इसकी 3 आ रही है 3 1, इसकी 2 है। जब इन सारे को सम अप करेंगे तो 70 बिट्स है। इसमें हमारा जो डाटा है वो कंप्रेस हो चुका है। होफमैन कोडिंग करेक्टनेस इसमें चेक करनी होती है। बी इसके अंदर होता है, बी जो यहाँ पे नॉमिनेट कर रहा है बिट्स को, टी नॉमिनेट कर ट्री को, पी प्रोबेबिलिटी को, एक्स एनी कोई नंबर आ सकता है, ये आपको डी को मतलब डेप्थ को। ये फार्मूला भी आपने याद रख लेना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्लेम है, क्लेम हम मीन दैट कि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास समान नंबर हम उसमें क्यों लेते हैं, ठीक है, हम उसमें लार्जेस्ट नंबर क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्स और वाई हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम हमारे पास बने फिर देखते हैं कि इन प्रॉब्लम को हमने हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो किस तरह की आती हैं। ये आपने जस्ट यहाँ पे देखना है कि लेस देन वाले और लेस देन इज इक्वल टू वाले नंबर है। अब यहाँ पे भी मेरे 3 है और ये भी 3, इट्स मी देयर के ये मैं पी बी इसको बी का नाम दे देता हूँ और इसको मैं सी का दे देता हूँ। अब मैं लिख दूंगा पी बी लेस देन इज इक्वल टू पी ऑफ सी, आज मीन इसका आपने करना है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आ गई। उसके बाद एक्टिविटी सिलेक्शन, इसमें हमको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटी सेलेक्ट करनी होती हैं, मीन कि हमने एट ए टाइम जो कि सारी एक्टिविटी नहीं पिक करनी, क्योंकि जब हम सारी एक्टिविटी पिक करेंगे तो हमारे जो मशीन है या जो वर्क आ रहे होंगे जिसके ऊपर वो ओवरलैप हो जाएगा, सो ये ख़तरा होता है, वो मीन के डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए हमने जो भी एक्टिविटी करनी होती है 1 बाई 1 जो कि एट द सेम टाइम पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी, जब वो कंप्लीट होगी फिर सेकंड कंप्लीट होगी फिर थर्ड, इस तरह अप टू सो हम करते जाएंगे। उसके बाद मेरे पास आ जाता है कि कनैप सैक आना चाहिए। अच्छा, फ्रैक्शन कनैप सैक प्रॉब्लम क्या होती है, एक मैंने आपको बताया था कनैप सैक प्रॉब्लम और एक बताया था फ्रैक्शन कनैप सैक। कनैप सैक प्रॉब्लम मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ, टू द पॉइंट चीज़ें आपने जस्ट आपने कंसेप्ट क्लियर करनी, ये चीज़ नहीं कि आपने डाटा लगाना है। कनैप सैक प्रॉब्लम का मतलब है कि आपने वो जुड़ली वाली एग्जांपल दी थी उसमें से वो जो चीज़ें उठानी है जिसको आपने ब्रेक नहीं करना, उसको उसके स्लाइस नहीं करना, बिल्कुल जो चीज़ आपने अगर उसकी रिंग उठाई है आपने एज इट इज रिंग उठा के अपने बैग में रख दी। आपने उसमें से जो है कि कांटे उठाए, कांटे को आपने ब्रेक नहीं करना, ना ही उनको तोड़ना है, आपने सिंपली उसको पिक करना है और अपने बैग में रख देना है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस चेंज उठाई, चेंज को भी ना आपने ब्रेक करना है ना कुछ करना है, आपने सेम एज इट इज़ अपने बैग में रख दिया। लेकिन जो फ्रैक्शन कनैप सैक प्रॉब्लम होगी ये इसके अपोजिट होगी, इसके अल्टरनेट होगी, इसमें काम उलट करना है। वहाँ पे हमने नहीं तोड़े लेकिन इसमें हमने उसको चीज़ को क्या करना है, ब्रेक करने हैं। फ्रैक्शन में हमने जो ऑप्टिमल जो सोल्यूशन हमने फाइंड करना था जो बेस्ट से बेस्ट हो। सो हम इसमें क्या करेंगे, अगर मैंने चेंज उठाई है बहुत बड़ी है, मेरे बैग में अंदर वो इतनी स्पेस नहीं ले सकती कि बाकी मैंने हर चीज़ उठा ली लेकिन चेंज उसमें फिट नहीं हो रही, मैं क्या करूँगा उस चेन को क्या करूँगा उसके पीसेस बना दूंगा, 1 2 3 पीसेस बना के अपने बैग में डाल दूंगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि पीसेस में मैं रखूँगा तो ये मेरे बैग में आ जाएगी। लेकिन हमने कनैप सैक प्रॉब्लम ही नहीं रखना, फ्रैक्शनल कनैप सैक प्रॉब्लम रखना है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गया हम देन आगे मूव करते हैं। अब ये देखें मेरे पास क्या फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल में हमने क्या किया, पहले मेरे पास एक चीज़ है जिसका जो वेट है वो वैल्यू 5 है और उसकी प्राइस $30 है। अब मैंने क्या कि इसको 5 वाली को मैंने एज इट लिख दी और इसकी प्राइस क्या है, इसकी वैल्यू 5 है और इसकी प्राइस $30 है। अब मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा वाली इसके बाद ये 20 नहीं ले, ये 20 लेते हैं, 20 ली वैल्यू और इसके डॉलर कितने बन गए, $100, मैंने एज इट उठा कर रख दी। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास टोटल वेट इसमें कितना आ रहा है, टोटल वेट मैंने इसका कंप्लीटेड करना है, वो हमारे पास कितना है 30 40 और 60 करना है, मीन के 60 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास कितना होगा 20 और 5 25, अब मेरे पास 25 में 35 जमा करें तो 60 होता है, मीन दिया हमारे पास बैग है एक, उसके अंदर 60 kg की चीज़ें आ सकती हैं। अब मैंने क्या करना है, इस फ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको बताया चीज़ों को तोड़ देना है। अब क्या करूँगा, ये मेरे पास एक चीज़ है जिसकी वैल्यू जो 40 वेट है, ठीक है। अब मेरे पास एक चेन है उसका जो वज़न है वो 40 है। अब मैंने क्या करूँगा, उसको यहाँ से प्लास के साथ यहाँ से मैं उसको ब्रेक स्लाइस कर दूँगा और ये जो
इसका कितना बन जाएगा ये वाला, इसका 5 किलो। 5 किलो का वज़न इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, इसको फेंक दूंगा और ये पीछे मेरे मैंने कितना बच गया, मेरे 35 वाला मैं उठा के इस बैग के अंदर रख दूंगा। मेरे पास कितना बन गया, 35 और 20 + 5 60 किलो, 60 किलो पूरा बन गया। अब जब इसकी मैं डॉलर में काउंटर करूँगा, ये मेरे पास कितना आ गया, $270 आ गया। अब इस तरह एक और एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, फ्रैक्शनल। इसमें अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, ये 5 वैल्यू ली, उसका जो $30 था मैंने रख दी, 20 को एज इट उठा के मैंने रख दिया, फिर मैंने 30 वाली को उठा के रख दिया एज इट, ठीक है, मैंने इसको ब्रेक नहीं किया। और जब मैंने किया 220 आ गया, ठीक है। और फ्रैक्शन के अंदर ये जिसको हमने, ये बेस्ट सोल्यूशन कौन सा, सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी बनी, 270 वाली वैल्यू बनी, ये बेस्ट सोल्यूशन है। अब मैंने क्या करना है कि कनैप सैक प्रॉब्लम को मैंने आपको बताया, इसके अंदर कोई चीज़ें आपस उनकी स्लाइसेस नहीं बनाने, एज इट इज़ रखने हैं। पहले मैंने उठाया, सबसे ज़्यादा वाली मैं उठाता हूँ जिसकी एक्सपेंसिव है, वो 20 वाली उठा कर रख दी। फिर मैं देखता हूँ कि 30 वाले 30 और 20 50 कम हो जाए, फिर 40 वाले उठाई, 40 और 20 60 kg वज़न पूरा हो गया वेट। इट्स मीन दैट कि इसकी वैल्यू कितनी बनी, 260। अब हम देखते हैं कि कनैप सैक प्रॉब्लम हमारे पास बेस्ट है जिसकी ज़्यादा वैल्यू बनी है या फ्रैक्शनल वाली। कनैप सैक 260 बना है, ये 220 बना है, और ये मेरे पास कौन सा बना है, 270। इट्स मीन दैट कि जो फ्रैक्शनल वाला है जिसको हमने चीज़ें ब्रेक करके अपने बैग में डाली हैं, वो वाला ज़्यादा है। ये आप एज्यूम करें, ये हमारे डेली लाइफ की चीज़ें हैं। अगर मेरे पास एक कोई बैग है, उसके अंदर अगर मैं कुछ चीज़ें वो बिल्कुल कम्प्लीटली उठा कर रख देता हूँ, ठीक है, उसमें काम मांगी, बानिस्बत कि मैं वो चीज़ों को, उन चीज़ों को ब्रेक करके रखता हूँ, उनमें चीज़ें ज़्यादा आएंगी, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8 है, इसके अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है, नोट जो वर्टिसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। वर्टिसेस मीन दैट ये जो चीज़ें हैं, ये वाली जो सर्कल होता है ना, इनको हम क्या पढ़ते हैं, डाटा सेट में नोड, और यहाँ पे हमने पढ़ने हैं वर्टिसेस, ठीक है। और ये जो लाइनें जो आपस में रिलेशन करवा रही होती है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, एजेस, ठीक है, ये एजेस होती हैं। ये हमारे पास ग्राफ कराता है जिसके अंदर नोड और एजेस हो, वो ग्राफ होता है। आप डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर जो है, जिसके अंदर हमारे पास जो एरर के सिंबल दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये नोड्स है और ये इसकी एज जो डायग्राफ बनी हुई है, ये इस नोड की तरफ जाए, इसमें ये डायरेक्टेड मीन कि जहाँ पे डायरेक्शन हमें दी गई हो। अच्छा, मल्टी ग्राफ का मतलब होता है जो कि जहाँ से हमारे पास जो होते हैं ना, क्या नाम, एरर, वो निकल भी रहे हों, इन भी हो रहे हो, आउट भी हो रहे हो, तो ये हमारा मल्टी ग्राफ। डायग्राफ का मतलब होता है कि जो हमारे पास ये सेल्फ लूप अपने आप पे भी बना रहा हो, तो इस तरह के एरर जो हमारे पास डायग्राफ कराते हैं, ठीक। अब मेरे पास ये इंपॉर्टेंट है, अब मैं जो करवाने वाला हूँ, अब हमने फाइंड किस तरह, और टू फाइंड एडजेसेंट इन द ग्राफ, ठीक है। एडजेसेंट ग्राफ हमने कैसे फाइंड, इसमें हमने देखने पॉसिबल पाथ कितने बन रहे होते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस में। एक हम 1 से 2 की 3 की तरफ जा रहे हैं, ये 1 और 2 बन, क्योंकि हमारे पास एरर नहीं है इसलिए हम यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, इधर से इधर अपनी मर्जी जिधर मर्जी मूव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं, 1 से हम क्या कर रहे हैं, 1 से 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मेरे पास 1 से 2 आ गया। फिर 1 से 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 1 से 3 की तरफ मेरे पास ये आ गया। फिर 1 से 4 और फिर 2 से 4 कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया। आप चाहे 4 से 2 करें, 4 से 1 करें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन नहीं दी गई हुई, ठीक है। इसलिए ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। उसके बाद इंसिडेंट हमने किस तरह फाइंड करने हैं। अब आपके क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द इंसिडेंट आपने से फाइंड करने हैं कि आपने एजिस को देखना है। मेरे एजिस 1 है, एजिस 1 के अंदर कौन कौन से वर्टिसेस आपस में मिल रहे हैं, एक 1 और 2। मैं लिख दूंगा E1 इंसिडेंट्स आर वर्टिसेस 1 एंड 2। फिर मेरे पास E2 पे कौन कौन से वर्टिसेस मिल रहे हैं, 1 और 3। मैं लिख दूँ E2 इंसिडेंट आर वर्टिसेस 1 एंड 3। E3 पे 1 एंड 4 लिख दूंगा, E4 पे 2 एंड 4 लिख दूँ। ये चीज़ मेरे पास आ गई इंसिडेंट, ठीक है। आपने एडजेसेंट और इंसिडेंट्स को आपस में कंसेप्ट क्लियर रखना है, किस तरह करना है। अब मेरे पास नंबर ऑफ एजेस जो कम है, मैंने आपको चीज़ क्या बताई थी, एक ये चीज़ डायग्राम है, ये देखें, आउट इन डिग्री और आउट डिग्री क्या होते हैं। आप देखें, इन डिग्री और आउट, आउट का मतलब होता है जो चीज़ यहाँ से ये एरर निकल रहा है, इट्स मीन ये आउट डिग्री है, और ये वर्टिसेस की तरफ ये एरर इसमें आ रहा है, इट्स मीन ये इन डिग्री है। आप देखें इन डिग्री 1 क्यों है यहाँ पे, आप इस इन डिग्री मीन कि इसके साथ कौन सा वर्टिसेस के पास आ रहा है, ये एक 1 आ रहा है, इट्स मीन ये इसका इन 1 है। आउट कितने बन गए, एक ये यहाँ से निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, और एक ये निकल, मीन दैट आउट 3 आ गया। फिर 2 की बात की, 2 में एक सिर्फ वर्टिसेस इसके के पास आ रहा है, और एक निकल रहा है, और यहाँ से 2 निकले, इन 1 आउट 2 हो जाएगा। फिर 4 की बारी है, 4 में तो कोई भी आउट कोई भी नहीं हो रहा है, लेकिन इन हो रहे हैं, इन ये हो रहा है, दिस 1 हो रहा है, 2 और 3, मीन दैट इन 3 है और आउट 0 है। फिर 3 की बारी है, 3 में इन 1 और इन 2 हो रहे हैं, और आउट 1 हो रहा है, 3 में इन 1 हो रहा है और आउट हमारे पास 1 हो रहा है। ये हमारे पास आ गया इस तरह। इसके बाद ये चीज़ें आपने एज MCQs के लिहाज से पढ़ लेनी है। अच्छा,
हमारे पास आ गया हिमिल्टेनियन और ल्यूरन क्या होते हैं। हिमिल्टेनियन का मतलब होता है हार्ड वर्टेक्स को ये एक बार ज़रूर विज़िट करे, वो हमारे पास क्या कराता है, हिमिल्टेनियन। एलोरियन का हमारे पास साइकिल क्या होता है, वो होता है जिसके अंदर हर जिसको एक दफ़ा हम जब विज़िट करेंगे वो हमारे पास क्या कराएगा, एलोरियन कराएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे स्टार लगा दिया है। हैमिल्टेनियन जब हर वर्टिसेस, इसमें अंदर हैमिल्टेनियन हर वर्टिसेस एक बार विजिट करेंगे, एलोरियन के अंदर हर वेजेस को विजिट करेंगे। ये दो चीज़ें करनी है। अब देखें इसके अंदर क्या करना है, साइकिल डायरेक्टेड ग्राफ। साइकिल डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है जिसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं। अब ये देखें ये 1 से निकल रहा है, 3 की तरफ गया, 3 से फिर क्या 4 की तरफ, 4 से 2, फिर 2 से 1 की तरफ गया। ये हमारे पास एक साइकिल मुकम्मल। फिर सिर्फ हमने एक ही नोट्स को पकड़ना है, इनिशियल को यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर 1 को पकड़ा, 1 से फिर 4, 4 से 2, 2 से 1, ये आ गया। फिर आप कौन रहेगा, आउटर ये वाला 1 से 2 की, 2 से फिर 1, 1 से 2 फिर 2 से 1। ये चीज़ हमारे पास साइकिल बन गया। ए साइकिल क्या होता है, ए साइकिल वो होता है जिसके अंदर जिसका कोई साइकिल ही ना बन रहा हो, ठीक है। जिसका कोई साइकिल ना बने वो हमारे पास क्या कहलाता है, ए साइकिल कराता है। अब ये मेरे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग प्लस शार्ट के लिहाज से। मोस्टली ये आपका लॉन्ग में आता है। ये देख मैंने स्टार लगा दिया है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स मीन दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या होती है। एडजेसेंट के अंदर ये आपको डायग्राम दी गई होगी, आपको कहेंगे मैट्रिक्स बनाए। एडजेसेंट मैट्रिक्स आपको बनानी होगी या एडजेसेंट लिस्ट बनानी होगी, ठीक है। अब ये मेरे पास दी गई है, कितनी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कॉलम और रो की शक्ल में लिख दिया। अब देखिए 1 के ऊपर लूप बन रहा है, फिर 1 लिख देंगे ब्लैंक के अंदर। फिर 1 का 2 की तरफ एरर नहीं जा रहा है, 2 जा रहा है, उसकी वैल्यू 1 हो। जहाँ पे वैल्यू जहाँ पे जिस पे नोड पे जो कि एरर जाएगा वहाँ वैल्यू 1 हो गया, अगर नहीं जाएगा 0 हो गई। फिर देखें 1 से 3 की तरफ एरर जा रहा है, वैल्यू 1 हो गई, यस। फिर 2 की बारी, 2 में देखें कि 2 के जो है 1 पे जा रही है, एरर नहीं जा रहा, इट्स मीन्स की वैल्यू 0। फिर 2 के एरर जा रहा है 3 पे, यस जा रहा है, 3 पे जा रहा है 1। फिर 2 का एरर 1 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, इट्स मीन 0 हो गया। 2 का अपने सेल्फ पे जा रहा है, नहीं जा रहा, इट्स मीन 0 2। फिर 3 की बारी है, 3 में देखें 3 के एरर 1 की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा, इट्स मीन 0। 3 के जो है 2 के पे जा रहा है, यस जा रहा है, वैल्यू 1। फिर 3 का देखें क्या ये अपने आप सेल्फ बना रहा है, इस तरह नहीं बना रहा, इट्स मीन कि जिसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक। अब हमने इसका एडजेसेंट बनाया। एडजेसेंट के अंदर ये हमने स्टैक बना लेनी है, 1 2 3 लिख देना है। अब यहाँ जिस पे हमारे पास वैल्यू पे जा रहा होगा वो हमने लिख देना है। अब 1 मैंने पिक किया, आप देखें 1 का क्या आ गया, वैल्यू 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे ये जा, जिस पे जा रहा होगा जिसकी वैल्यू 1 हमने यहाँ पे लिख देना है। फिर 2 की बारी है, 2 पे देखें ये 1 पे नहीं जा रहा, इसको नहीं लिखना, 2 पे भी नहीं जा रहा, नहीं लिखना। फिर 3 पे जा रहा है, यहाँ पे हम जस्ट 3 लिख देंगे। 3 का देखेंगे इन दोनों पे नहीं जा रहा, लास्ट 3 पे जा नहीं, सॉरी ये पे नहीं जा रहा, ये 2 पे जा रहा है, इसमें यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये एडजेसेंट बनानी है। ग्रुप ट्राइवर्सल में क्या होता है, इसमें हमें हर नोड्स को विजिट करना होता है ग्रुप ट्राइवर्सल के अंदर, ठीक है। ये देखेंगे हर ग्रुप को, या ये भी विजिट कर रहा है, ये भी दिस वन और ये दिस वन। मीन केस के अंदर सारे जो हमारे पास वर्टिसेस होते हैं नोड, सॉरी उनको विजिट करना मस्ट होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च इसमें हम सोर्स से स्टेप बाई, हम जो है ना सोर्स से लेकर स्टेप बाई स्टेप लेयर की फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। ये देख इस तरह फिर बनेगा, फिर ये लेयर बनेगी। लेयर का मतलब जिस तरह आप पानी में या किसी दरिया में पत्थर फेंकते हैं, उसके अंदर लेयरें पैदा हो जाती हैं, मीन कि वो स्टेप बाई स्टेप गोल गोल इस तरह हमने इसमें चलना होता है। ये मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट्स मीन कि इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ताकि आपको कोई कन्फ्यूजिंग ना हो। इसका हम येलो कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक रहेगा। अब ये मैंने स्टार्टिंग लिया, एस्क मीन के यहाँ पे स्टार्ट लिया, पहले एक सर्कल मुकम्मल हुआ लेयर इसमें। फिर सेकंड लिया, सेकंड की नोट को कंप्लीट किया तो ये मेरे पास इस तरह बन गई सेकंड। फिर थर्ड लिया, थर्ड का मैंने इस तरह किया तो ये मेरे पास इस तरह की बन गई, ठीक है। फिर लास्ट 4 एरर लिया तो ये मेरे पास बन गई, इट्स मीन दैट कि ये मेरे पास BFS ब्रेथ फेस्ट, ये मेरे पास क्या बनी थी, इसका ब्रेथ फर्स्ट सर्च बन गई, ठीक है। इसमें लेयर बाय लेयर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ग्रुप ट्राइवर्सल। ग्रुप ट्राइवर्सल क्या होता है, इसके अंदर अब हमने एक पहले पॉइंट लेने हैं, उनको सारे स्टैक के अंदर लिखना है। ए से स्टार्ट किया, फिर देखते हैं ए से बी गया, ठीक है, ए से बी फिर ए से सी, यहाँ पे ए से बी और ए से सी। जो टॉपेस्ट जो हमारे पास होगा ना, ठीक है, वैल्यू उसको हमने डेल कर देंगे। जब टॉपेस्ट को डेल करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा, सिर्फ ए बी रह गया, ठीक है। ये देखिए ए बी रहेगा। फिर क्या करना है, ए के बाद हमने सी को पकड़ा, सी की ये सारी डायरेक्शन देखनी, सी का ए की तरफ, बी, फिर डी और एफ, इस तरह गया तो फिर हमारे पास वैल्यू लिख दी। और टॉपेस्ट वैल्यू कौन से आ गए, सी एफ आ गया। टॉपेस्ट वैल्यू को मैंने क्या बोला था, उसको यहाँ से आउट कर देना है, यहाँ पे डेल हो गई।
फिर सी एफ यहाँ से ख़त्म हो गया, अब बारी है एफ़ की, फिर एफ़ डी, एफ़ ई, एफ़ जी, एफ़ सी, इस तरह हम करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह लिखेंगे। फिर टफेस्ट वाली कौन सी बनी, एफ़ जी, यहाँ से इसको यहाँ से ड्रेल कर दिया। फिर जी की बारी आई, जी का देखें जी से ई की बन रहा है और साथ जी से एफ बना 2, फिर क्या जी एफ जी ई लिखा। फिर यहाँ से टॉपेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे टॉप वैल्यू ये वाली, यहाँ से इसको डेल कर दिया। फिर ई की बारी आई, ई से बी, फिर डी, फिर एफ और जी ये लिखा इन तरफ। फिर ई की बी आ गया टॉप वैल्यू, यहाँ से इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया। फिर बारी आ गई हमारे पास ई भी होगा, ये देख हमारे पास फाइनली ये इस तरह स्टैक में वैल्यू आ गई हैं। बाकी चीज़ें आपने दफ़ा पढ़ लेनी है। टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर में अंदर नोड तक, इसमें हमने उसके नोड का अराइवल एंड डिपार्चर टाइम देखना होता है कि एक एक नोड को दूसरी नोड तक पहुंचने के लिए कितना जो टाइम कंज्यूम हुआ है वो हमारे पास क्या कराता है, टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर कराता है। अब बी एफ और डी एफ एस क्या होता है, बी एफ इसमें हमें क्या करना है, लेयर बाई लेयर से, मैंने आपको क्या बताया था पहले इस तरह फिर इस तरह लेयर बाई लेयर चेक करते हैं। लेकिन डी एफ एस में क्या करते हैं, इसमें हमने नोड बाई नोड चलना होता है। पहले एक नोड कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह हमने नोड बाई नोड चेक करना है। ये दोनों डिफरेंस आपने याद रखने हैं कि डी एफ एस और बी एफ एस में क्या फ़र्क है। अच्छा, बी एफ एस का तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे मैंने बताया कि हमने नोड बाई नोड पहले ए कंप्लीट होगी, फिर डी, फिर एफ सी ई बी, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इसमें आपने दो चीज़ें देखनी, एक उसका डिस्कवर टाइम होता है, एक उसका फिनिश टाइम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी एफ एस वाला भी टॉपिक्स। जो डिस्कवर टाइम होता है हम डी यू लिख देते हैं, और जो हमारे पास फिनिश टाइम होता है उसको एफ यू लिख देते हैं, ठीक है। अब आपने इसमें क्या चीज़ करनी है वो चीज़ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये आपके पास डायग्राम बनी होगी, आपने क्या करना है, स्टार्टिंग कहाँ से ली, ए से ली, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, नंबर 1। फिर बी की तरफ एरर गया तो बी की जगह आपके पास 2 आ गया। फिर यहाँ बी का एरर कहाँ पे गया, सी, यहाँ पे सी की 3 आ गया। आगे क्यों नहीं मूव हुआ, क्योंकि इससे कोई एरर नहीं निकल रहा, सारे आ रहे हैं, आउट को नहीं आ रहा, यहाँ तक लिखेंगे। फिर क्या होगा 3 से, फिर हमने वापस जहाँ बैक जाना, वापस मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूँगा, और ये मेरे पास 5 बन जाएगा। और फिर मेरे पास जब स्टार्टिंग में आया, स्टार्टिंग में मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास फिर एरर निकल रहे हैं, फिर मैंने यहाँ पे 6 नहीं लिखना, फिर मैंने आगे मूव हो जाना है। या मैं आगे मूव होऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखें आगे मूव हुआ तो मैं ये फाइनल पे आपको बता देता हूँ। या मैं यहाँ से मूव हुआ तो मेरे पास 6 आ गया, जब 6 आया तो फिर मैं नीचे चला गया, नीचे गया तो 7। अब 7 से यहाँ से कोई भी नहीं निकल रहा तो मैं यहाँ पे वापस चला गया, वापस जाऊँगा तो 8 से फिर 9 से जब मैं यहाँ पे आऊँगा 10, अब यहाँ से कोई नहीं निकला, फिर 10 से अबव गया 11 से फिर यहाँ से एरर जा रहा है 12, फिर मैंने 12 के आगे देखा कोई एरर आगे नहीं, और ये कंप्लीटेड हो गया। फिर मैंने वापस जाना है यहाँ पे 30 के बाद जब वापस आऊँगा तो ये मेरे पास 40 आ गया, ये मेरे पास डिस्कवर और फाइनल टाइम आ जाएगा। इस तरह आपने करना है। अच्छा, अब मेरे पास है फॉरवर्ड, बैकवर्ड एजेस और फॉरवर्ड एजेस क्या होती हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो क्रॉस एजेस और फॉरवर्ड एजेस, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे एलेबोरेट की, मैंने आपको बताता हूँ क्रॉस एजेस क्या होती हैं और बैकवर्ड एजेस क्या होती हैं। अच्छा, आप देखें ना, क्रॉस एजेस का मतलब होता है जिसका ना प्रीवियस ना नेक्स्ट, ठीक है, ना प्रीवियस से ना फॉरवर्ड से कोई भी लिंक ना बन रहा हो, वो मेरे पास क्या कहलाता है, क्रॉस एज कहलाएगा। बैकवर्ड एज और फॉरवर्ड, बैकवर्ड का मतलब होता है जो प्रीवियस से कनेक्ट होगा, और फॉरवर्ड मीन के जो एरर आगे से निकल रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे। क्रॉस एज ना इसका इनसे लिंक है ना इसका इससे लिंक है, ये मैंने क्रॉस एज सी लिख दिया। बैकवर्ड एजेस है मीन दैट कि ये बैकवर्ड है, और ये मेरे पास कौन सी है, ये बैकवर्ड मीन दैट यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रही है, ये बैकवर्ड है। ये फारवर्ड क्यों, ये यहाँ से निकल कर इस तरफ मूव हो रहा है तो ये मेरे पास फारवर्ड। फारवर्ड का मतलब होता है जो चीज़ आगे जा रही हो, बैकवर्ड मतलब जो चीज़ से पीछे की तरफ जाए वो मेरे पास बैकवर्ड होती है। और ये चीज़ आपस में जो चीज़ें लिंक ना बना रही हो तो हमने वहाँ पे क्या लिख देना है कि क्रॉस एज। क्रॉस एज का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिसका ना प्रीवियस से और ना फॉरवर्ड के साथ लिंक होगा वो कहलाएगा क्रॉस एज। अच्छा, अब मेरे पास ये चीज़ें हैं, बिवेयर नो बैक एज मीन नो साइकिल, जिसका कोई भी एज ना होगा इट्स मीन कि उसका कोई साइकिल नहीं है। अच्छा, प्रेसिडेंस कॉन्स्ट्रेंट्स ग्राफ, प्रेसिडेंस कॉन्स्ट्रेंट वो ग्राफ जिसमें आपके पास साइकिल ना बन रहा हो, ठीक है, वो मेरे पास कौन सा ग्राफ है, DAG और डायरेक्टेड ए साइकिल ग्राफ। ए साइकिल यहाँ पे भी आगे इट्स मीन दैट उसका कोई ग्राफ नहीं बन रहा, वो मैं आगे नेक्स्ट बताता हूँ किस तरह। अच्छा, ये आपने चीज़ MCQs के लिहाज से देख, ये चीज़ आप कहेंगे कि आपने सर नहीं करवाई, आपने स्किप किया, ये खुद का लें तो फिर वीडियो देखने का क्या फ़ायदा। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि आपके कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाए हैं, आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और ब्रीफली एलैबोरेट कर दी। अगर आपके पहले से कंसेप्ट हैं तो आपको दोबारा करवा दिए मैंने जस्ट। अच्छा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम।
अब हमने देखना है कि यहाँ से हमने विदाउट साइकिलिंग, यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा, ठीक है, साइकिलिंग नहीं बन रहा ना, तो हमने विदाउट साइकिलिंग यहाँ पे वर्क होगा। हम इसमें अपनी मर्ज़ी से बैक भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, जिधर मर्जी जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। बाकी ये टोपोलॉजी चार्ट क्या होती हैं, इसमें हमने जस्ट इसके अंदर शेप का फ़र्क होता है, ठीक है। वर्किंग हमारे पास यही सेम होती है। वर्किंग सेम का मतलब है कि आपके पास ये देखें, जिस तरह आप यूनिफॉर्म आपका ड्रेस होता है, ठीक है, प्रॉपर, उसमें आपके क्या चीज़ें आ जाती हैं, अंडरवेयर आ जाता है, फिर आपके पास पैंट्स आती है, फिर बेल्ट, फिर शर्ट आ जाती है, टाई, कोट, शूज़, सॉक्स। आप चाहे इनको पहले पैंट्स रख दें, फिर अंडरवेयर रख दें, फिर बेल्ट रख दें, उसके बाद यहाँ पे शर्ट रख दें, यहाँ पे टाई, और यहाँ पे सॉक्स, यहाँ पे शूज़ और यहाँ पे कोट। आप जैसे मर्ज़ी करें, ठीक है, क्योंकि आपके पास साइकिलिंग नहीं है, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर दें, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आप C1 C2 इस तरह आप दे दें। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आपने यहाँ से स्टार्टिंग करना है, ये 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ से आ जा रहा 3, 3 से आ जा रहा 4, फिर क्या होगा 4 से कोई आ रहा है, यहाँ से निकल नहीं रहा, इट्स मीन कि यहाँ पे रुकना है। फिर यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड जाना है 5, ये 6, 6 के बाद ये आप देखें ये 7 क्यों बना, यहाँ से अब हमने यहाँ पे गए, ये देख 7, 7 से आगे हम नहीं जा रहे, कोई आ रहा है यहाँ से नहीं निकल, फिर 8, 8 से हमने फिर रिटर्न हुए, रिटर्न इसलिए यहाँ पे हमने जाना 9, 9 के बाद ये कंप्लीटेड होगा, फिर हम अबव गए 10, फिर यहाँ 11, फिर यहाँ पे 11 के बाद ये एरर गया 12, फिर हमने क्या किया, यहाँ से कोई एरर नहीं निकल रहा, इट्स मीन यहाँ पे स्टॉप 13 आ गया, फिर हमने बैकवर्ड गए, बैकवर्ड यहाँ पे 14, 14 के बाद 15, 50 के आगे कोई एरर नहीं निकल रहा, ये निकल रहा लेकिन ये हो गया, फिर 16, 60 के वापस आकर हम यहाँ तक हमने रुक जाना है। अब इसके बाद ये चीज़ें आपने करनी है। टोपोलॉजी चार्ट को मैंने बता दी, जस्ट शेप का फ़र्क होता है, बाकी इनकी वर्किंग बिल्कुल सेम है, जिस तरह आपने की, ये अपनी मर्ज़ी से आप जिस मर्ज़ी तरह बनाए, कोई फ़र्क नहीं है। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, हम एक वर्टिस को स्टार्ट से लेके बाकी आने वाले वर्टिस तक इजीली अप्रोच कर सकते हैं और एक वे नॉमिनेट कर लेते हैं, बाकी पाथ तक इजीली हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। ब्रीफली आपको मैं बता दूं कि एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस तक हम जो कि इस तरह पहुंच सकते हैं, मीन कि एक वर्टिस का दूसरे के साथ स्ट्रांगली आपस में रिलेशन होता है। अगर आप सोर्स को एक पाथ ऑप्टिमम पाथ को पकड़ लेते हैं, फिर इजीली सेकंड पाथ तक या फाइनल तक आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का मैंने आपको बताया, DFS का भी आपको मैं प्रीवियस बता दिया। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें इसका फाइनल और डिस्कवरी टाइम फाइंड करना है, ठीक है। इसके अंदर एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग जो रिलेशन होगा वो आपस में मजबूत होगा, वो स्ट्रांग होगा। वो इस तरह आपने ये डायग्राम बनी हुई है, आपने क्या करना है, इस डायग्राम को जो जो सर्कल बने आपने उनको लादा करना। ये एक सर्कल बन रहा है, इसका एक ये सर्कल बन रहा है, ये, और ये देखने से आपको पता चला ये एक इसका सर्कल बन, ये आपने इनको लादा कर दिया। फिर आपने क्या किया, इन सब को इस तरह शेप में दे दिया, और इसके बाद आप ये आपके पास ये फाइनल आ जाए, ठीक है। आप इस तरह करें, ये इस तरह करें, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एंड DFS, इसमें अंदर जस्ट ये जो सर्कल एरिया बन रहा है वो हमारे पास क्या कराएगा, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा। अब नेक्स्ट बारी है रिवर्स टोपोलॉजी या ऑर्डर। टोपोलॉजी ऑफ कंपोनेंट, टोपोलॉजी ऑर्डर क्या होता है, इसमें जस्ट जो इमेज होगी ना वो चेंज करते हैं, बाकी सोल्यूशन वर्किंग सेम रहती है। अब देखें ये जो एरर है ये इसकी तरफ मूव हो रहा है, राइट। अब हमने क्या करना है, रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है उलट कर देना। तो बाकी उलट करेंगे तो ये वाला जो है इसको पिक करके ये यहाँ पे आ जाएगा उलट, और ये एरर जब राइट की तरफ मूव हो रहे हैं ये लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। ये जस्ट फिर क्या करना है, जब एरर हमने यहाँ से दूसरी तरफ किया तो इनके क्या होंगे, ये वाला पहले वाला ये है, ये एरर इसकी तरफ था, जब दूसरी तरफ जाएगा ये वाला पूरे जो पोर्शन है FGHI ये फर्स्ट में चला जाएगा, फिर ये फर्स्ट वाला ABC है ये सेकंड में चला जाएगा। जस्ट हमने इसकी वर्किंग की टू द पॉइंट। ये एक सर्कल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये वाला, इस वाला जो सर्कल के रिवर्स के अंदर ये वाला, इसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे और एंड वाले को फर्स्ट में अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ये हमारे पास रिवर्स होगा, फिर एरर चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और जी की जो डायरेक्शन रिवर्स होगी उनके लिए ये आपने चीज़ें फाइंड कर लेनी है, सॉरी फार्मूला MCQs के लिहाज से देख लेना है। बाकी अच्छा ये देख हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि जिसका सबसे ज़्यादा नंबर हो, सबसे ज़्यादा जो कि फिनिश टाइम हो। फिनिश टाइम हमने इसका जस्ट देखना है, डिस्कवरी टाइम हमने इसको नहीं देखना, ठीक है। तो फिनिश टाइम इसका 18 है और ये 1 वाला डिस्कवरी टाइम मैंने आपको बताया था DU और FU को मतलब है फिनिश टाइम, DU डिस्कवरी। फिनिश टाइम देखना है, ये वाले डिस्कवरी टाइम को स्किप करें, ठीक है। जो बटा के नीचे होंगे उनको देखें। 18 है, ये बड़ा है, इट्स मीन A आ गया। फिर 18 से कम 3 जो नंबर कौन सा होता है 70। फिर ये देखें 70 कहाँ पे, ये देखें 70 मेरे पास डिस्कवरी फिनिश टाइम है, ये मैंने इसका कौन सा D है मैंने लिख दिया। 70 के बाद कौन सा आ रहा है 16, 16 में E है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, E लिख दिया।
इसके पास 60/15 आ रहा है, 15 ये देख आ रहा है। अब ये 15 आ रहा है, ये किस में आ रहा है, ये डिस्कवरी टाइम में आ रहा है। इट्स मीन कि ये नहीं लिखना। फिर 15 के काम वाला नंबर कौन सा है, 14। अब मैं यहाँ से चेक करूँगा, 14 यहाँ पे नहीं है। 14 के बाद 13, तो 13 में देखा, ये देखा है फिनिश टाइम में। फिनिश टाइम में है तो ये मैंने बी लिख दिया। ये देख मेरे पास बी आ गया। एक मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। अच्छा, फिर आ गया 30 के बाद मेरे पास कौन सा, 12। 12 के अंदर मेरे पास कौन सा है, एफ़ है। मेरे पास एफ़ आ गया। 12 के बाद 11 है, फिर इसके बाद 10 है, 10 के बाद 9 है, फिर इस तरह मेरे पास आ गया एच तक आ गए। 9 के बाद मेरे पास क्या होता है, 8 होता है, लेकिन 8 ये डिस्कवर टाइम में आ रहा है, इस मीन ये नहीं लिखना। 8 के प्रीवियस कौन सा, 7 है। यहाँ पे देखें 7 भी नहीं है। फिर उसके बाद 6 है, ये देखें 6 आ गया। सॉरी 6 ये है कि ये डिस्कवरी टाइम में आ गया, ख़त्म। 6 के बाद मेरे पास 5 है, लेकिन ये डिस्कवरी टाइम में ये नहीं लिखना। 5 के बाद 4 है, 4 मेरा ये फिनिश टाइम में आ गया, इस मीन ये सी है, तो मैंने ये सी लिख दिया। ठीक है, इस तरह हमने इसको फाइंड कर लिया। बाकी भी आपने डायग्राम में इस तरह करनी है जिस आप। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप इस तरह करते हैं या इनके जो आर्डर को रिवर्स कर देते हैं, ये मेरे पास है रिवर्स आर्डर। रिवर्स आर्डर मैंने आपको बताया था, इनकी शेप चेंज करनी। ये एरर राइट की साइड की तरफ है, ये लेफ़्ट की तरफ हो जाए। ये देखें, पहले ये इधर से इस तरफ थे, लेकिन हमने क्या किया, रिवर्स में हमने इस तरह जो कि अपवर्ड कर दिए, तो ये मेरे पास रिवर्स में आ गया। बाकी अगर रिवर्स में भी आप करते हैं तो आपका जो मिनी मैक्सिमम नंबर होंगे वो सेम ही होंगे। ये देखिए, पहले ADE भी आ रहा है, यहाँ पे ADE भी, बाकी सारे सेम आ रहे हैं, इट्स मीन ये सेम है। DFS विद कंपोनेंट के अंदर मैंने आपको बताया था जस्ट कि जो सर्कल बाने होते हैं ना, हमने उनको जो कि पिकअप कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह सर्कल बाने, ये इस तरह, ये हमारे पास आ गए। बाकी मेरे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, जिसमें अंदर हमने ऑल वर्टिसेस चेक करेंगे, जिसकी वेट या वैल्यू कम होगी वो हम पहले करेंगे। हमने से क्या किया, ये कास्ट है, A से ले गए B, फिर B से हम क्या गए C से D, फिर B से E, यहाँ पे इन सब को किया 4 4 9 किया, फिर 10 को प्लस किया 6 के बाद 2 को किया। ये मेरे पास कास्ट कितनी वैल्यू बन गई, 33। फिर मैंने क्या किया, सबसे ऑप्टिमम पाथ चूज़ करना है जिसकी वैल्यू कम से कम आए। फिर A से नॉमिनेट किया, B की तरफ गया, A से फिर C D, और इधर से इधर दिस वन, फिर F से G की, इन सब वैल्यू को 4 8 को किया, फिर 2 को प्लस किया, फिर 1 को किया, फिर 5 को, फिर 2 को किया। ये मेरे पास कास्ट बनी 22 बनी। फिर मैंने A को पकड़ा, A को 4 की तरफ गया, 8 से, फिर 2 इनकी तरफ, फिर इधर से इधर गया, फिर यहाँ पे गया। इट्स मीन ये मेरे पास कास्ट 22 बनी। इट्स मीन दैट कि ये मेरे पास 2 जो है इनकी वैल्यू कम है, ये मेरे पास ऑप्टिमम पाथ हैं। ठीक है, ये वाले ऑप्टिमम नहीं है। आप मर्जी, जिस मर्जी आप अपनी मर्जी यहाँ से गए, यहाँ पे इधर, फिर इधर चले जाए, इधर अपनी मर्जी कोई भी पाथ पकड़े, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो आपके पास MST कराएगा। बाकी फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर मिनिमम फ्री ट्री फैक्ट का मतलब होता है जिसके अंदर आपके पास कोई साइक्लिक ना हो। ठीक है, आप इजीली मूव कर सकते हैं, आप इस सर्कल बना सकते हैं। मैं चाहूँ यहाँ से ये देख सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, इस पूरे का सर्कल बना लेता हूँ, इस छोटे पार्ट को बना लेता हूँ, इधर से मैंने इसका बना लिया। मीन दैट कि मैं इजीली जो है कि फ्री हैंड होकर जो सर्कल बनाऊंगा वो फ्री ट्री फैक्ट रहेगा। फ्री ट्री का मतलब होता है कि फ्री होके, मीन कि आपको बाउंड नहीं किएगा, आप अपनी मर्ज़ी से जो है कि सर्कल बना लेते हैं। ये चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है एक दफ़ा। बाकी एक्रोस्टिकल एल्गोरिथम है, इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ होती है, क्रिएट होता है, फाइंड और यूनियन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ें, और ये सपोर्ट कितने ऑपरेशन और log n होता है। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या चीज़ें करनी है, इसके अंदर आपने देखना है कि अनसेफ नंबर कौन से। ठीक है, अब जो चीज़ यहाँ पे सर्कल बनाएगी उस चीज़ को हमने काउंट नहीं करना। मैंने क्या किया, यहाँ से D से स्टार्ट किया। जब मैं D से, ये एक मिनट, ये देखें, मैं जब ये D है, D से स्टार्ट किया, B की तरफ गया, तो ये मैंने नंबर इसको नहीं लिया। ठीक है, यहाँ से ये 2 है, ख़त्म कर दी। फिर D से B की तरफ गया और ये वैल्यू ख़त्म हो गई। फिर D से किसकी तरफ गया, E की तरफ। E पे क्या था, ये 3 था, ख़त्म। फिर 3 से मैंने किधर, E से फिर मैंने किधर गया, 5 पे गया, तो ये वाला 5 यहाँ से ख़त्म, ये वैल्यू रेड। फिर 5 से मैंने यहाँ A से, फिर मैंने यहाँ पे जाना था, लेकिन क्यों नहीं गया, क्योंकि जब मैं A को इससे मिलाता तो ये देखिए मेरे पास सर्कल बन जाता, नहीं ये बन जाता, लेकिन हमने सर्कल नहीं चाहिए, इसलिए ये मैंने लिख दिया अनसेफ। अगर ये आपस में कंबाइन करता है, इट्स मीन कि ये मेरे पास सर्कल बनता, लेकिन इसमें हमने क्रोस्टिकल एल्गोरिथम में हमने सर्कल नहीं बनाना। ठीक, जहाँ पे सर्कल बनेगा लाइन पे वो हमने लिख देना अनसेफ। फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर वाली जो लाइन होगी इसको भी हमने लिख देना अनसेफ। ठीक है, ये देख अनसेफ लिख दिया। अब बारी आ गई इसकी। फिर मैंने क्या किया, D से क्या हुआ, 12 की तरफ गया। ठीक है, फिर मैंने 12 को रिमूव कर दिया। फिर C की से 14 की तरफ गया, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ, एक दफ़ा, फिर जब G से मैंने 26 की तरफ, ये देख
फिर क्या हुआ, ई से मैंने यहाँ पे कंबाइन किया एफ़ की तरफ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कौन सी बारी है, अब ये देखें नेक्स्ट क्या है कि ये रहेगा 20 से, अब इसको इसके साथ कंबाइन करना है, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जब मैंने इसको कंबाइन किया तो ये इस तरह इसका सर्कल बन जाएगा, इट्स मीन कि ये मेरे पास से लाइन नहीं बनेगी। फिर इस तरह इसको ये वाली लाइन जो है ये भी नहीं करनी, अंदरूनी जितनी भी होंगी ये ख़त्म हो जाएंगी, तो ये फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा ये इस तरह आ जाएगा। अब हमने देखना है कि फाइनल पे हमने बताना है कि कौन से एजेस साइकिल क्रिएट कर रहे हैं, कौन से नहीं। जो नीली जो ब्लू वाले वो नहीं कर रहे, जो ये वाले एरर हैं एजेस हैं ये कर रहे हैं, ये वाले नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 ये इस तरह बन रहे, ठीक है। हमारे पास कितने एजेस बने हैं, 1 2 3 4 5 6, और कौन से नहीं बने, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको मेंशन होगा कि कौन कौन से एजेस और बना रहे हैं, कौन से नहीं बना रहे, ठीक है। ये आपने इस तरह करना करो सिकल में। प्राइम एल्गोरिथम में इसमें जो एजेस को इंपॉर्टेंट नहीं देनी, जस्ट हमने जो वर्टिस होते हैं उनको देखना होता है। वर्टिस का मैंने आपको बता दिया कि ये वाले जो नोड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिस कहते हैं। बाकी ये चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है खुद, और इसके बाद ये चीज़ें आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से पढ़। डाइजेस्टर एल्गोरिथम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टर एल्गोरिथम के अंदर। इसके अंदर हमारे पास जो एक मिनट बता, डाइजेस्टर एल्गोरिथम इज सिंपल ग्रेडी एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग द सिंगल सोर्स टेस्ट पास टू ऑल अदर वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ना डाइजेस्टर वाला ये आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। आपने ऐसा करना है कि यूट्यूब पे जाकर लिखना है डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। वहाँ पे आपने कोई भी रैंडमली वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट्स की वीडियो होगी, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से एलाबरेट किया गया होगा, तो आपने जस्ट वो वीडियो देख के आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और आपका इंशाल्लाह जो कि ये क्वेश्चन 5 मार्क का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं करवा रहा है। अब आपने ये नहीं करना कि अपने फीडबैक में बता देना कि सर आपने ये टॉपिक छुड़वा दिए हैं। मैंने आपको जो एम थे वो आपको मैंने करवाए हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा लेंथ था, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपने यूट्यूब से मस्ट करना है, ठीक है। अगर नहीं करते तो मैं आपको पार्ट 2 के साथ छोटा सा क्लिप बना कर मैं बना दूंगा। रजिस्टर अगर आपने लाजमी तैयार करना है यूट्यूब से कोई भी रेंडमली वीडियो लेके, ठीक है। ये बहुत लेंथ थी इसलिए मैं नहीं करवा रहा। अगर ये करवाता हूँ तो बाकी जो होंगे वो आप स्किप हो जाएंगे। अच्छा, बेलमैन फॉर्ड एल्गोरिथम क्या होता है, इसके अंदर मैं ब्रीफली आपको बता दूँ। इसमें हमने जो शार्ट पाथ होता है उसको लेकर 100 से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हम वर्टिस टू वर्टिस जाते हैं। वर्टिस टू वर्टिस का मतलब होता है कि हम नोड टू नोड जाते हैं, इसमें एजेस का कोई भी कंसर्न नहीं होता, ठीक है। इसका आपने ये देख लेना है कि नेगेटिव वेट एजेस और नेगेटिव का साइकिल होता है, और इसका जो रनिंग टाइम क्या होता है ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये हमने ये भी अगर आप देखना चाहें 5 मिनट्स की वीडियो पड़ी होगी, आपको यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको कोई भी रैंडमली देख लेंगे। बेलमैन फॉर्ड एल्गोरिथम और डाइजेस्टर, ये 2 चीज़ें आपने खुद अपने प्रिपेयर करके और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने ये कर ली हैं, ठीक है। ये आपके आप ज्यूम करिए आपकी असाइनमेंट है। फ्लॉयड वर्सेस एल्गोरिथम है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आप ऐसे ही देख लें तो आपका हो जाएगा। ये एग्ज़ाम के लिहाज से नहीं है इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब मेरे पास है लेक्चर नंबर 90 है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज़ आपके 40 एमसीक्यूज़ में से कम अज़ कम भी आप अज्यूम कर लेंगे 30 एमसीक्यूज़, ठीक है। 25 से 30 एमसीक्यूज़ आपके इसी चैप्टर में से आने हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बाकी आपने थ्योरी खुद पढ़ लेनी है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम क्या होता है, इज एनी एल्गोरिथम दैट फ्रंट इन, ये वाला टाइम आपने याद रखना एमसीक्यूज़ के लिहाज से। बाकी आपके डिसीजन प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, डिसीजन प्रॉब्लम में आप बता देते हैं कि इसकी जो है यस या नो में आप जवाब देते हैं, ठीक है। इसमें कि ये चीज़ सही है या गलत है आपने जस्ट ये बताना है, ठीक है। इसमें आप ये बता सकते हैं कि ट्रू या फॉल्स, यस या नो, 0 1 में दे सकते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट में। आपने और कोई बहस नहीं करनी, जस्ट टू द पॉइंट बताना है, हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। ये डिसीजन प्रॉब्लम कहलाता है। ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि इसमें ऐसा सोल्यूशन फाइंड करने की नीड होती है जो एक्स को सेटिस्फाई करे और ऑब्जेक्ट के फंक्शन को मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करे। ऑप्टिमाइजेशन का मैंने बता दिया कि जो वो बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है, वो हमारे पास क्या कराता है, ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमम होता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस क्या होती हैं, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपसे ये टाइप से पूछ सकता है और कह सकता है कि इनको डिफाइन करें। इसके ये आपसे क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ इट मीन की कम्प्लेक्सिटी क्लासेस कितनी है, या राइट दी टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्लासेस, ठीक है। ये आपने आंसर देना है। इसकी 4 टाइप्स हैं। क्लास पी में आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो हम उनको एक पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व करते हैं, वो मेरे पास क्लास पी कहलाता है। क्लास पी एन पी के अंदर हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल टाइम में हम उसको वेरीफाई करते हैं,
तो ये मेरे पास पोलिनोमियल एन पी क्लास एन पी कहलाता है। ये भी क्लास एन पी बहुत सेम है। क्लास एन पी हार्ड का होता है, इसमें सिर्फ एक क्लास पोलिनोमियल टाइम अगर हमें सोल्यूशन मिल जाता है, इट्स मीन दैट कि बाकी जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही होंगी वो ऑटोमेटिकली या इजली हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लास एन पी हार्ड में होता है। अब क्लास एन पी कंप्लीट। क्लास एन पी कमल इसमें प्रॉब्लम वो होती हैं जो कि प्रॉब्लम क्लास एन पी और क्लास एन पी हार्ड में मौजूद हों, वो उनका पार्ट हों, तो ये मेरे पास क्या कहलाती है, क्लास एन पी कंप्लीट। जो क्लासेस एन पी और एन पी हार्ड का पार्ट होंगी वो हमारे पास क्लास एन पी कंप्लीट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद पोलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन होता है। इसमें ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए इजी नहीं, जो प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, आप उसका सलूशन को वेरीफाई करते हैं, बट एक प्रॉब्लम आती है उसे हम ख़त्म करते हैं, उसको क्या कहते हैं कि हैमिल्टनियन कहते हैं, ठीक है। हैमिल्टनियन का मतलब जब एक प्रॉब्लम आ जाए हम उसको ख़त्म कर देते हैं, वो हैमिल्टनियन कराती है। बाकी जी आपने देख रहे हैं नॉन हैमिल्टेनियन और हैमिल्टेनियन। हैमिल्टेनियन का मतलब क्या होता है, जो हमने हैमिल्टेनियन का मैंने बता दिया, प्रॉब्लम आती है उसको एक साथ हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो साइकिल बना रही है, ये देखें इस तरह हमारे पास एक साइकिल क्रिएट हो रहा है, इट्स मीन कि ये हमारे पास हैमिल्टेनियन है। और लेकिन ये नहीं बना रहा, ये देखें इस तरह बने हुए हैं, ठीक है, ये सर्कल कंप्लीट नहीं, इट्स मीन कि ये नॉन हैमिल्टेनियन है। उसके बाद क्लास एन पी का ये चीज़ अगेन रिपीट हो गया। इट इज़ नाउन वेदर पी इज़ इक्वल टू एन पी एम सी क्यूज़ के लिहाज से। बाकी कलरेबल और नॉट कलरेबल ये आपने एक दफ़ा देख लेने हैं, और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्लास पी एन पी हार्ड एन पी क्लास है, ये तमाम की तमाम मैं अभी आपको एलेबरेट कर चुका हूँ। और बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ एमसीक्यूज़ के लिहाज से। बाकी इसमें से अच्छा, कॉपिंग विद एन पी कंप्लीट है। इसके अंदर आपके पास यूज़ ब्रूट फोर्स सर्च, ह्यूरिस्टिक, जनरल सर्च मेथड और अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम। इसके अंदर ये जस्ट आपसे इनके नेम पूछ सकता है कि लॉन्ग में या शॉर्ट में कॉपिंग विद एन पी कंप्लीटनेस के टाइप्स या उनके नेम बताएं कितनी है, ठीक है। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड हो चुका है।